A motor drives a body along a straight line with a constant force. The power P developed by the motor must vary with time t as. तो t के साथ पावर का वेरिएशन क्या होगा टाइम के साथ, तो कौन सा ग्राफ इसमें सही है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपसे कहा गया जो यहां पर पावर है उसका t के साथ रिलेशन, तो सबसे पहले हमने लिखा P इज इक्वल टू F इंटू वी। इसमें देखो दिया गया है कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन भी तो कांस्टेंट होगा, ए बराबर है में। और यहां पर मोटर की बात की गई तो मोटर में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहां पर जो v है उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं f और v की जगह पर लिख सकते हैं u प्लस at। तो u तो हो जाएगा जीरो, तो यहां पर क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू एफ ए इंटू टी। अब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेशन भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। दैट मींस यहां पर मतलब ये पूरा टर्म इतना जो है f इंटू ए कांस्टेंट हो गया, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको सेल्फ इवैल्यूएशन में दिया गया है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन कई लोग बाद में मुझसे पूछने आते हैं जबकि वो क्वेश्चन यही है। तो ये जैसे यहां पर ग्राफ के फॉर्म में दे दिया गया है और उसमें ये ऑप्शन के फॉर्म में दे दिया गया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, ऐसे करके ऑप्शंस बना दिए गए। तो चीज वही है, वही क्वेश्चन है, बस जस्ट यहां पर आपको वही चीज ग्राफ के फॉर्म में दे दी गई, उसमें यही चीज ऑप्शन के फॉर्म में बना दी गई। ठीक है, तो आप ध्यान से, इसीलिए कहते हैं ना हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जिससे कि आपको रटने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमने उसको रट लिया, पता लगा यही क्वेश्चन करें और यही क्वेश्चन फिर वापस पूछने भी आ रहे हैं। तो आपको अगर ध्यान से वो चीज करेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वही चीज है, बस ग्राफ के फॉर्म में वहां पर इस फॉर्म में आंसर्स दिए गए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Power applied to a particle varies with time as P is equal to 3t square minus 2t plus 1. 3t square minus 2t plus 1. Where t is in second, find the change in its kinetic energy between time t is equal to 2 second and t is equal to 4 second. 2 and 4 second के बीच में यहां पर आपको बताना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, अब बता रहे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन भी तो बोल सकते थे, तो वर्क डन के बराबर होता है। फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और पावर आपको यहां पर दिया गया है कि किस तरह से टाइम के साथ पावर वेरी कर रही है। तो आप एक तरह से क्या निकालेंगे, वर्क डन, जो वर्क होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब वर्क कैसे निकालना है, तो आप यहां पर लिखेंगे जो पावर है P इज इक्वल टू वो होता है dW डिवाइडेड बाई dt। आप यहां से लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू P इंटू dt, और इसी को आप कर दो इंटीग्रेट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू P इंटू dt। तो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू, तो हम dW को इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने का मतलब P dt को इंटीग्रेट कर देंगे, P इंटू dt। ठीक है, P की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर, P की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर माइनस 2t एंड प्लस 1 इंटू dt, और 2 से 4 सेकेंड के बीच में आपको इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जस्ट आप इंटीग्रेट करना जानते ही हैं, यहां पर 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस t, लिमिट लगा दो। तो एक तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहां पर पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट क्या है 4, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर एंड प्लस 4, माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर
+2। 4 क्यूब का मतलब 64 हो जाएगा ये, 64 माइनस 16 एंड +4। आगे जगह है। और ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 +2। ये कितना बचेगा 52 और -6 46। 46 जूल आ जाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ये वाला क्वेश्चन भी शायद एनसीईआरटी का ही था ना, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। और ये वाला भी यहाँ पर, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। स्कीडिंग स्टॉप का मतलब क्या है, स्किड करते हुए मतलब फिसलते हुए वो रुकता है 10 मीटर की डिस्टेंस पर। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम से दिखाएगा, तो मान लिया इस तरीके से ऐसे इमेजिन किया कि ऐसे मान लेते हैं ये साइकिल है, ठीक है। तो स्किडिंग स्टॉप का मतलब इस तरीके से फिसलते हुए जाएगी और सपोज कर लिया ये यहां पर जाकर रुक गई, ठीक है। v इज इक्वल टू 0। और ये यहां पर क्या है, रोड, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। साइकिल पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू द रोड वो कितना है, 200 न्यूटन, एंड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन। तो जैसे इसका मोशन इधर हो रहा है, तो जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स आप समझ लो उसको। तो वो फोर्स यहां पर कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन। तो मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और उसके अपोजिट 200 न्यूटन का लग रहा है। तो अगर इस पर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स नीचे रोड पर भी तो लगेगा, ठीक है। इसको अलग कलर से बना देते हैं। यहां पर रोड पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, 200 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमने साइकिल पर दिखाया है, ये इस पर दिखाया गया साइकिल पर, और ये जो नीचे वाला है ये दिखाया गया है ऑन द रोड, ठीक है। समझ गया ना, इस पर इधर की साइड में और रोड पर इस साइड में 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, मतलब वर्क डन ऑन द साइकिल क्या होगा, और ये डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 10 मीटर के बराबर, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये यहां पर फोर्स है, ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, फोर्स। तो इसको कुछ मान लिया स्मॉल एफ से मान लिया, तो और यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एस से, ठीक। तो अगर हम वर्क डन देखें यहां पर, वर्क डन ऑन द साइकिल, ठीक है, उसने पहले केस में ही तो कहा है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो साइकिल पर वर्क डन यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि वर्क डन ऑन द साइकिल। तो आप देखो साइकिल पर फोर्स लग रहा है अपोजिट 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एस। डायरेक्ट लिख दिया, 180 लिखोगे तब वही चीज फिर दोबारा लिखनी पड़ेगी, -1। तो एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन, -200। तो देखो यहां पर आंसर क्या आएगा, वर्क डन ऑन द साइकिल, ठीक है, मतलब किसके द्वारा, बाई द रोड। अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बाई द रोड। तो रोड के द्वारा साइकिल पर जो वर्क किया जाएगा वो कितना, -Fs, एफ की वैल्यू 200, एस की वैल्यू क्या है यहां पर 10, तो -200 जूल, यानी कि वर्क डन ऑन द साइकिल बाई द रोड हो जाएगा -200 जूल। तो साइकिल के द्वारा रोड पर कितना वर्क होगा, प्लस हो जाएगा, +200, 2000 जूल। दिमाग भी लगाया करो थोड़ा सा, 0 होगा क्योंकि साइकिल का तो डिस्प्लेसमेंट होगा, रोड का थोड़े होगा। मतलब जैसे साइकिल से तुम फिसल के गिरते हो कभी, तो तुम साइकिल से आगे जा रहे हो तो तुम्हारे पर तो लग रहा है ना, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा तो तुम आगे जा रहे हो तो रोड भी फिसल गई पीछे की तरफ,
रोड कहीं जाएगी? रोड जहां है वहीं रहेगी, यानी कि रोड पर फोर्स तो लगेगा लेकिन रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, वो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। जल्दी से नोट करो। वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल इज इक्वल टू जीरो बिकॉज फोर्स ऑन द रोड इज 200 न्यूटन बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज इक्वल टू जीरो। नोट कर लिया ना सभी ने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एक अलग तरीके से उसमें दिया गया था, तभी इस क्वेश्चन को डाला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो गलती हो सकती थी वो भी आपको याद रखनी है। इसमें आपने यहाँ पर अभी जैसे कई लोगों ने इसमें आंसर दिया था कि वर्क डन, जैसे उसमें -200 तो इसमें -2000 तो इसमें +2000 होगा, लेकिन इसमें +2000 नहीं बल्कि क्या होगा? जीरो, क्योंकि रोड पर फोर्स तो लगेगा लेकिन रोड का किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, जबकि यहां पर हो रहा है -2000। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A body of mass 0.5 kilogram travels in a straight line with velocity v is equal to, छूट गया यहाँ पर, अल्फा x to the power 3/2, अल्फा x to the power 3/2 where अल्फा is equal to 5 यूनिट एसआई सिस्टम में दे दी गई। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। तो आपको यहां पर क्या निकालना है? वर्क डन। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है, जबकि उसने अब की बार यहां पर x की लिमिट दे दी, ठीक है, 0 से 2, और यहां पर उसने v दे दिया। तो इस क्वेश्चन में आप देखो v आपको दिया गया है अल्फा x टू द पावर 3/2। अब जैसे इसे आप यहां पर सोचेंगे कि भाई इसको हम डिफरेंशिएट करके यहां पर फोर्स निकाल लें, और फोर्स निकालने के बाद फिर हम लोग यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करके और फिर इंटीग्रेट करके वहां पर निकाल लें, तो ऐसे करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन। जब भी आपसे वर्क पूछा जाए तो आपको वर्क के लिए सारी चीजें, जो भी चीजें आपको बताई गई दिमाग में, वो आनी चाहिए। आप इतना रिवाइज करो कि आना चाहिए। जैसे वर्क आया तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि अगर हमें वेलोसिटी दी गई है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का भी तो यूज कर लेते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वो ज्यादा आसान पड़ता है, उसमें इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर v दिया है और यहां टाइम नहीं दिया है, x दिया, तो यहां पर भी तो उसने टाइम नहीं दिया, x ही तो दिया है, तो मतलब ये तो बहुत आसान हो गया। तो फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 यहां पर जो v है वो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू अल्फा, और ये जब 0 रखेंगे तो 0 टू द पावर 3/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। तो इसको हम v ना लिखकर इसको हम क्या लिखेंगे? u, क्योंकि ये इनिशियल हो जाएगा ना। तो वो तो आपको v दिया गया, मतलब v का मतलब वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? u, जो स्टार्टिंग में हो गई। और फिर इसी तरीके से हम दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? एट x इज इक्वल टू कितना दिया है? 2, x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर जब आप v कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा अल्फा, और यहां पर रखेंगे 2 टू द पावर 3/2। अब इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है। अल्फा की वैल्यू उसने 5 दे रखी है, और ये जो यहां पर है 2 टू द पावर 3/2, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 2 टू द पावर 3/2 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और पावर 1/2। तो हम इसे लिखेंगे 5, और ये 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, और पावर का मतलब रूट 1/2 का मतलब। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। इसको हम जैसे इसको 3 बार लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 2 इंटू 2 को बाहर रखेंगे तो 2 आएगा और अंदर एक 2 बच जाएगा।
दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा 5 और 2√2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10√2। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो वेलोसिटी आई है ये बाद की वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको भी जैसे उसमें टाइम रखते थे वैसे यहां पर हमने x की वैल्यू रखी, तो ये इनिशियल और ये फाइनल हो गया। अब आप यहां पर वर्क डन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मास कितना 0.5 इंटू v स्क्वायर का मतलब 10√2 टू द होल स्क्वायर, एंड माइनस u का मतलब 0, यहां पर रख देंगे आप 0। इसे आप सॉल्व कर लो। ये 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 50 जूल यहां पर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। सेकंड वो थोड़ा सा लिखने उसमें सही लिखा हुआ है, यहां पर ये नीचे आ गया सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में है, यहां पर जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, ये यहां लिखा है माइनस और यहां लिखा है -1, ऐसे तो लिखा हुआ है, तो वो यूनिट लिखी गई आगे, वो मैंने अभी बोला तो था कि ये 5 और आगे ये SI यूनिट लिखी गई, मतलब उसने अल्फा की एक वैल्यू दे दी, वो यूनिट लिखी गई, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो SI यूनिट देगा ही ना कुछ, वरना पता कैसे चलेगा कि क्या है, तो या तो वो लिख देता, तो उसने यूनिट दी है, और वो यूनिट जब आप यहां पर रखेंगे तो ये पूरा यूनिट एडजस्ट हो जाएगा और आएगा मीटर पर सेकेंड, इसीलिए वो यूनिट लिख कर दिया। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि जैसे हम लोग वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो अगर हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो, तो हम लोग x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो सीधे सीधे हो जाएगा, और फिर टाइम की वैल्यूज जो भी लिमिट्स दी जाती है उनको रखकर हम वहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल के हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके भी वर्क कर लेते हैं। तो वही यहां दिया गया था, बस उसने क्या किया, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया और x की ही लिमिट उसने दे दी, और तब हमने एक बार इस x को रखा तो इनिशियल आ गया, इस x को रखा तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। अगेन हमने v और u फाइंड आउट कर लिया, मास आपको दिया गया था, इसमें रखकर हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। तो आप जो भी है उन टाइप्स को याद रखो, अलग अलग टाइप के वर्क के क्वेश्चंस हमने आपको कराए, बहुत अलग अलग तरीके के स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए गए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें अलग तरह से आपको दिया गया था। अभी आप पीछे देखो यहाँ पर ये कराया गया, इसमें आपको पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया और उसने वर्क पूछ लिया, तो पावर का यूज करके हमने लोगों ने वर्क कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और ग्राफ का क्वेश्चन भी कर चुके हैं, वेक्टर में भी क्वेश्चन कर चुके हैं वर्क का, तमाम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आए। तो आपको सभी चीज दिमाग में रखनी होगी कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम कैसे करें, तो वो थ्योरी से ही क्लियर होता है। जब थ्योरी आपके दिमाग में रहेगी ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये ऐसा थोड़ा ऐसे करोगे तब तो रटना हो जाएगा। अब जैसे हमें वर्क दिया गया, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि अगर यहां पर पावर है तो पावर का मतलब dw/dt, और dw/dt तो वहां पर हम इंटीग्रेट करके p इंटू dt करके dw और उसको इंटीग्रेट करके फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क। तो ऐसे आप करेंगे तो बाकी तो सब कैलकुलेशन है, वो तो हमें पता ही क्या है, मेन इतने में ही कॉन्सेप्ट था जो हमें यहाँ पर पहले से ही पता था कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है।